नमस्कार। वेलकम टू यू इन अवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर की वैकेंसी जो बीच में पोस्टपोन हुई थी, तो वो अब सिलेबस जारी कर दिया है। तो सिलेबस जारी करने का मतलब है कि अब शीघ्र ही आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न की, कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। तो पहले जो होता था, पहले एक केवल सिंगल पेपर होता था। तो अब आयोग ने डिसीजन लिया है कि दो पेपर होंगे आपके, और यानी फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है, यानी जो फर्स्ट पेपर है, ये इसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन के साथ साथ 150 मार्क्स का ही होगा। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का ही होगा, यानी ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो अगर हम पहले के सिलेबस की बात करें, तो पहले जो सिलेबस था वो सिलेबस था लिटरेचर, और उस लिटरेचर में 40 राइटर्स थे। और दूसरा जो पार्ट था वो था वोकैबुलरी सेक्शन का। वोकैबुलरी सेक्शन के साथ साथ वो पार्ट था ग्रामर का, यानी उसमें ग्रामर और वोकैबुलरी पूछी जाती थी। आयोग ने क्या किया है कि सिलेबस वही है, हम लिटरेचर की बात करें यानी इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, और इंग्लिश का जो सिलेबस है, सिलेबस सेम वही था, सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन इन्होंने डिवाइड किया है कि जो लिटरेचर है इसको सेकंड पेपर में डाल दिया है, और जो ग्रामर और वोकैबुलरी है इसको फर्स्ट पेपर में डाल दिया। यानी ग्रामर प्लस वोकैबुलरी के 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो 150 नंबर के होंगे। और सेकंड पेपर में यानी जो हमारे 40 राइटर्स हैं, 40 राइटर्स हैं, और जो पहले सिलेबस में मेंशन थे वही राइटर है, तो उसके भी 150 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और 150 क्वेश्चन जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा वो आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नए राइटर के बारे में। राइटर का नाम है, द नेम ऑफ द राइटर इज अमिताव घोष। तो अगर सबसे पहले बात करें, यानी नेम से ये लग रहा है कि अमिताव घोष एक इंडियन इंग्लिश राइटर है, यानी इंडियन इंग्लिश राइटर है। और अगर हम इसके डेट ऑफ बर्थ की बात करें, यानी आपको ध्यान रखना है कि राइटर का बर्थ ईयर जरूर पूछता है, यानी 1956 में इनका जन्म हुआ, और टिल प्रेजेंट यानी अभी तक इनकी डेथ नहीं हुई है। तो यानी प्रेजेंट टाइम तक भी ये एज अ राइटिंग कर रहे हैं, या एज अ अपना रिसर्च कर रहे हैं, या अपने नोवेल्स, अपने शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करा रहे हैं। तो 1956 में, यानी अमिताव घोष वॉज बोर्न इन 1956। तो इंडियन इंग्लिश राइटर है, और इंडियन इंग्लिश राइटर है अमिताव घोष। और ये बेस्ट नोन, यानी सबसे अच्छे माने जाते हैं, एज द बेस्ट नोन, यानी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, बेस्ट नोन फॉर हिज फिक्शनल वर्क। और फिक्शनल वर्क का मतलब है कि वो वर्क जो इमेजिनेशन पर बेस्ड है। फिक्शनल वर्क का मतलब है द वर्क्स विच आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। जो वर्क्स इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, उन वर्क्स के लिए अमिताव घोष सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो अगर उनका बर्थ प्लेस की बात करें, यानी व्हेन वी टॉक अबाउट द बर्थ प्लेस ऑफ अमिताव घोष, तो कोलकाता, यानी कोलकाता या कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, यानी ही वॉज बोर्न इन कोलकाता। और कोलकाता जो WB यानी वेस्ट बंगाल में है, और एक हिंदू फैमिली में। कभी कभी रिलीजन भी पूछ लेते हैं, वैसे अक्सर पूछते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, आ सकता है। तो हिंदू फैमिली में, यानी बंगाली हिंदू फैमिली में, और ये फैमिली थी बंगाली।
ये रीजन आप जरूर याद रखना, बंगाली यानी जो अमिताभ घोष है वो बंगाली है और बंगाली में भी इन्होंने वर्क्स लिखे हैं। अगर इनके जॉनर की बात करें, यानी ये किस विधा में लिखते हैं, जॉनर की बात करें तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन लिखते हैं, यानी हिस्टोरिकल फिक्शन लिखते हैं। तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जैसे जैसे हमारी क्लास कंटिन्यूअसली चल रही है वैसे वैसे आप मेरे साथ भी लिखते रहें, और उसका लिखने के साथ साथ अपने एक अच्छे से नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको रिवीजन भी करना है। रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। इसके बाद डिस्कस करेंगे, हम अमिताभ घोष के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और अब इनके स्पाउस की बात करें। स्पाउस यानी एज द वाइफ और हस्बैंड, तो यानी इनकी वाइफ की अगर बात करें तो इनकी वाइफ का नाम था देबोरा बेकर। देबोरा बेकर, यानी देबोरा बेकर इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ अमिताभ घोष। और एग्जाम में पूछता है फादर, नेम ऑफ द फादर। फादर का नाम अगर बात करें तो इनके फादर का नाम था शैलेंद्र चंद्र बोस, यानी शैलेंद्र चंद्र बोस इनके पापा का नाम था। फादर का नाम पूछते हैं, फादर का ऑक्यूपेशन पूछते हैं, बर्थ ईयर डेथ ईयर पूछते हैं। और अगर इनके फादर की ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये ब्रिटिश आर्मी में, यानी इंडियन ब्रिटिश आर्मी में ये एक लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट कर्नल थे, या लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो द ऑक्यूपेशन ऑफ शैलेंद्र चंद्र घोष, सॉरी बोस नहीं है, घोष है, बोस नहीं है, इसको इरेज कर देना है, घोष है, शैलेश चंद्र घोष। तो शैलेंद्र चंद्र जो घोष है वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है प्री इंडिपेंडेंस आर्मी के, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल है। और अगर इनकी कंटेम्प्रेरीज की बात करें, यानी इन्होंने देहरादून में एक बहुत फेमस और रेपुटेड स्कूल है, जिस स्कूल का नाम है दून स्कूल। इस दून स्कूल में ये पढ़े, और इस दून स्कूल की जो मैगजीन थी उस मैगजीन को भी इन्होंने एडिट किया। और इस दून स्कूल में इनके साथ कुछ ऑथर रहे जो फेमस ऑथर रहे, यानी इनके कंटेम्प्रेरी रहे, इनके कंटेम्प्रेरी रहे, यानी इनके समकालीन रहे। और उन समकालीन राइटरों में जिन्होंने इन दून स्कूल में इनके साथ स्टडी की वो राइटर थे, पहला है विक्रम सेठ और दूसरा है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो एक फेमस हिस्टोरियन है, और ये जो विक्रम सेठ है वो एक फेमस राइटर है, एक फेमस पोएट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने डिस्कस किया कि जो अमिताभ घोष है, ही वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता, और हिज फादर वॉज, द नेम ऑफ हिज फादर वॉज एज द शैलेंद्र चंद्र घोष। और एक ब्रिटिश आर्मी में या एक प्री इंडिपेंडेंस आर्मी में एक रिटायर्ड कर्नल थे। फिर हमने डिस्कस किया कि दून स्कूल में ये पढ़े, दून स्कूल में इनके कंटेम्प्रेरीज रहे, और इनके कंटेम्प्रेरीज जो दून स्कूल में रहे वो रहे विक्रम सेठ और रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो एक फेमस हिस्टोरियन है, यानी एक फेमस इतिहासकार है, और विक्रम सेठ जो एक फेमस नोवेलिस्ट भी है, और नोवेलिस्ट के साथ साथ एक फेमस पोएट भी है, यानी ये पोएट्री भी लिखते हैं। अब डिस्कस करेंगे अवार्ड्स के बारे में, यानी जो मेजर अवार्ड्स इनको दिए गए। अमिताभ घोष को जो मेजर अवार्ड्स दिए गए, उन अवार्ड्स की बात करें तो पहला अवार्ड इन्हें दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड। और ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया, ये दिया गया 19
89 में, यानी ही वॉन 1989 साहित्य अकादमी अवार्ड। और साहित्य अकादमी अवार्ड जो इनको दिया गया, ये इनके एक फेमस वर्क के लिए दिया गया। इस वर्क का नाम है फॉर द शैडो लाइन। तो द शैडो लाइंस के लिए इनको एज अ साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और दूसरा जो इनको अवार्ड दिया गया, वो दूसरा अवार्ड था ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड इनको 1918 में दिया गया। तो अवार्ड के बारे में भी पूछा जाता है कि कब इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो 1918 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया और 1989 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया गया वो शैडो लाइंस के लिए दिया गया। और ये जो अवार्ड था, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड था, ये 54th नंबर का अवार्ड था, यानी ये 54th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड था। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो इनका द शैडो लाइंस है, जो इनका द शैडो लाइंस नोवेल है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। ये जो नोवेल पब्लिश हुआ, ये 1988 में पब्लिश हुआ। कभी कभी पूछा जाता है कि जो शैडो लाइंस है, दो है, शैडो लाइंस प्लूरल है और एक है, नोट करके आप अलग से लिख लें, यानी द शैडो लाइन। और ये जो द शैडो लाइन है, ये भी एक नोवेल है, ये लिखा गया है। इट वॉज रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड एक राइटर का नाम है जिन्होंने द शैडो लाइन लिखा। और जो अमिताभ घोष है, इन्होंने द शैडो लाइंस लिखा है। जब ये दून स्कूल में पढ़ते थे, जब इन्होंने दून स्कूल में टीचिंग की, तो एट द टाइम ऑफ दून स्कूल इन्होंने दून स्कूल वीकली मैगजीन को भी एडिट किया, यानी दून स्कूल मैगजीन, द दून स्कूल मैगजीन। इस दून स्कूल मैगजीन को इन्होंने क्या किया, एडिटेड किया, यानी अमिताभ घोष एडिटेड द मैगजीन एंटाइटल्ड एज द दून स्कूल मैगजीन। अब हम इसके डिस्कस करेंगे इनके मेजर वर्क्स के बारे में। नाउ मेजर वर्क्स रिटन बाय अमिताभ घोष या द वर्क्स ऑफ अमिताभ घोष। तो अगर वर्क्स की बात करें तो सबसे पहला आता है द सर्कल ऑफ रीजन। द सर्कल ऑफ रीजन was the first novel which was written by Amitabh Ghosh, and the novel was published in 1986। 1986, यानी आपने डेट भी लिखना है, और जो भी डेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेंशन करेंगे इस बोर्ड में, तो वो डेट भी आपने उसको याद करना है और एग्जाम तक भी उसको याद रखना है। तो फर्स्ट वर्क था द सर्कल ऑफ रीजन। नेक्स्ट है द शैडो लाइंस। और आप जानते हैं कि जो शैडो लाइन लिखी है वो जोसेफ कॉनरेड ने लिखी है, और शैडो लाइंस जो लिखी है वो अमिताभ घोष ने लिखी है। नेक्स्ट है द कलकत्ता क्रोमोसोम। जो कलकत्ता क्रोमोसोम है, ये भी इनका एक वर्क है, नोवेल है, और ये पब्लिश हुआ 1995 में। जो शैडो लाइंस है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं शैडो लाइंस का। शैडो लाइंस जो वर्क है ये 1988 में आया था, 1988 में पब्लिश हुआ ये। और जब 1988 में ये पब्लिश हुआ तो आफ्टर दैट 1989 में इसके लिए उन्हें एज अ साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट वर्क है द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस।
तो जो द ग्लास पैलेस है, द ग्लास पैलेस वॉज पब्लिश्ड इन 2000। ग्लास पैलेस 2000 में पब्लिश हुआ। इसके बाद है द हंग्री टाइड। ये इनके जितने भी वर्क्स हैं सारे फेमस वर्क है और मेन वर्क है। द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड। और जो हंग्री टाइड है ये 2004 में पब्लिश हुआ। इसके बाद है हंग्री टाइड के बाद एक वर्क है सी ऑफ पॉपीज। और सी ऑफ पॉपीज जो आया था ये 2008 में आया। अभी हम इसको इविस ट्रायलॉजी में, जो ये सी ऑफ पॉपीज है, ट्रायलॉजी यानी पार्ट ऑफ द 3 वर्क्स, यानी 3 वर्क्स का या 3 नोवेल्स का या 3 पोएट्री का पार्ट है। तो ये 3 नोवेल्स का पार्ट है, ये इविस ट्रायलॉजी है, उसको भी हम मेंशन करेंगे अभी। तो पहले इनके वर्क्स है, जो मेन वर्क्स है उनको लिख रहे हैं। सी ऑफ पॉपीज विच पब्लिश्ड इन 2008। इसके बाद रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक। और ये जो रिवर ऑफ स्मोक है इसका पब्लिशिंग ईयर है एज 2011। आफ्टर इट द नेक्स्ट वर्क इज एज द फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ऑफ फायर। और जो ये फ्लड ऑफ फायर है इट वॉज पब्लिश्ड इन 2015। It was published in 2015 and next है फ्लड ऑफ फायर के बाद गन आइलैंड। नेक्स्ट है गन आइलैंड। और जो गन आइलैंड है इट वॉज पब्लिश्ड इन 2019। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, जितने भी पब्लिशिंग ईयर हैं उनको भी आप याद करें। नेक्स्ट है, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है एज द जंगलनामा। नेक्स्ट वर्क है अमिताभ घोष का जंगलनामा। और ये जो जंगलनामा आया था ये 2021 यानी 2021 में आया था जंगलनामा। और इस जंगलनामा को, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सारे जो वर्क्स हैं वो नोवेल में लिखे गए यानी एज अ फिक्शनल वर्क लिखे गए। और ये जो जंगलनामा था इट वाज रिटन इन वर्ड्स, यानी ये वर्ड में लिखा गया या ये पोएट्री की फॉर्म में लिखा गया। इसके बाद है कुछ इनके नॉन फिक्शनल वर्क भी है, यानी नॉन फिक्शनल वर्क। नॉन फिक्शनल वर्क यानी जो इनकी रिसर्च पर बेस्ड है या जो इनके जो इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में जितना भी स्टडी किया है उस पर बेस्ड है, तो नॉन फिक्शनल वर्क है, यानी फिक्शन पर बेस्ड नहीं है। तो वो है नंबर 1 इन एन एंटिक लैंड। तो इन एन एंटिक लैंड जो था ये 1992 में पब्लिश हुआ। इसके बाद नॉन फिक्शनल वर्क में है डांसिंग इन कंबोडिया। डांसिंग इन कंबोडिया, डांसिंग इन कंबोडिया, ये भी नॉन फिक्शनल वर्क है। एंड एट लार्ज इन बर्मा, तो ये भी इनका एक फिक्शनल वर्क है, डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा। और ये ऐसे है जो 1998 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद है एक दूसरा ऐसे है, ऐसे का नाम है द इमाम एंड द इंडियन। दूसरे ऐसे का नाम है द इमाम एंड द इंडियन।
और द इमाम एंड द इंडियन, ये भी ऐसे है इनका, और ये पब्लिश हुआ था 2002 में। इसके बाद है इमाम एंड द वर्ल्ड के बाद इंसेंडियरी सर्कमस्टांसेस, incendiary circumstances, the next non-fictional work of अमिताभ घोष। और एक जो फेमस वर्क है इनका, इस वर्क को भी आप जरूर ध्यान रखें, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले पहले। वो नॉन फिक्शन वर्क है, इसका नाम है द ग्रेट derangement, the great derangement and the climate change, ये इनकी स्टडी है और इस पर इन्होंने बहुत लॉन्ग ऐसे लिखा है, लॉन्ग वर्क लिखा है। ये पब्लिश हुआ था 2015, यानी 2015 में आया था, द ग्रेट डिरेंजमेंट, और इसका सब टाइटल है द ग्रेट डिरेंजमेंट, सब टाइटल है, और सब टाइटल है द क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल, द क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल, और विच वॉज पब्लिश्ड इन 2015। इसके बाद एक और आता है वर्क, इस वर्क का नाम है द होम एंड द वर्ल्ड। इस वर्क को, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इस वर्क को ढूंढें कि इज द वर्क रिलेटेड टू अमिताभ घोष और नॉट, बिकॉज ये जो वर्क है द होम एंड द वर्ल्ड, ये अमिताभ घोष से भी रिलेटेड है, और ये फेमस एक और राइटर है जो आपके सिलेबस में है। द नेम ऑफ द राइटर इज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये वर्क रविंद्रनाथ टैगोर से भी रिलेटेड है, और ध्यान रखना थोड़ा, अगर माना बार ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं आता है, उस कंडीशन में, एट दैट कंडीशन द आंसर विल बी एज द अमिताभ घोष। तो यानी अमिताभ घोष भी क्या है, इंक्लूडेड है। अब वन बाय वन इनके फेमस वर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और फेमस वर्क्स के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे इनके, जैसे मैं अभी आपको बोल ही रहा था कि इनके फेमस वर्क के बारे में, और जो इनका फेमस वर्क है दैट इज एज द इरिस ट्रायलॉजी। तो उस इरिस ट्रायलॉजी के बारे में बात करेंगे। इरिस ट्रायलॉजी, तो सबसे पहले बात, तो इरिस ट्रायलॉजी की बात करें तो ट्रायलॉजी का मतलब है इज अ सेट ऑफ 3 वर्क्स, 3 वर्क्स का एक सेट है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रायलॉजी। और इरिस जो है, इरिस इज द नेम ऑफ द शिप, इरिस एक शिप का नाम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इरिस ट्रायलॉजी है, इसमें सेट है 3 वर्क्स का। ट्रायलॉजी मीन्स एज द सेट ऑफ 3 वर्क्स, और वो 3 वर्क्स है। नंबर 1, सी ऑफ पॉपीज। सी ऑफ पॉपीज के बाद जो दूसरा वर्क है वो है रिवर्स ऑफ स्मोक, और जो थर्ड वर्क है वो है फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ऑफ फायर। तो ये जो ट्रायलॉजी है, ये सेट है 3 वर्क्स का,
सी ऑफ पॉपीज, रिवर्स ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर का। और सी ऑफ पॉपीज पब्लिश हुई थी 2008 में, रिवर्स ऑफ स्मोक पब्लिश हुई थी 2011 में, और लास्ट है फ्लड ऑफ फायर जो पब्लिश हुई थी 2015 में। तो दिस ट्रायलॉजी इज अ सेट ऑफ 3 वर्क्स व्हिच वाज रिटन बाय अमिताभ घोष, जिसमें फर्स्ट वर्क है सी ऑफ पॉपीज व्हिच पब्लिश्ड इन 2008, और रिवर्स ऑफ स्मोक व्हिच पब्लिश्ड इन 2011, और फ्लड ऑफ फायर व्हिच पब्लिश्ड इन 2015। इसको भी नोट कर लें। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है सी ऑफ poppies. Sea of Poppies is the first work which is a first set of trilogy, and it was published in 2008. 2008 में ये वर्क आया, और ये वर्क जो था यानी भारत में कॉलोनियलिज्म चल रहा था, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनी एस्टैब्लिश कर दी, और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनी एस्टैब्लिश कर दी तो उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, और उसी रूल को हम कहते थे इंपीरियलिज्म। तो ये जो सी ऑफ पॉपीज वर्क था अमिताभ घोष ने, एक ऐसे राइटर है अमिताभ घोष जिन्होंने कई रीजनल लैंग्वेज को भी अपनी वर्क्स में मिंगल्ड किया, मिंगल्ड मतलब मिलाया है। तो जो सी ऑफ पॉपीज है, ये सी ऑफ पॉपीज एक स्कर्ज है, यानी इट इज अ स्कर्ज ऑन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये स्कर्च यानी एक स्कर्च हम बोल सकते हैं एज अ चाबुक है, किस पर? इंपीरियलिज्म पर, साम्राज्यवाद पर, यानी जो ब्रिटिशर्स का साम्राज्य चल रहा था उस पर, और कॉलोनियलिज्म यानी जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई थी साम्राज्य स्थापित करने के लिए, उस पर। तो जब हम बाद में हमारे सिलेबस में का जो पार्ट नहीं है कॉलोनियलिज्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म, लेकिन अगर और जैसे पीएचडी और नेट की अगर बात करें, सेट की अगर बात करें, तो उसमें ये चीज पूछी जाती है। और कॉलोनियलिज्म की जो स्टडी होती है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने इंपीरियल को डेवलप किया, तो वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। कहां पर? वो करते हैं हम स्टडी पोस्ट कॉलोनियलिज्म में या पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में। तो ये जो सी ऑफ पॉपीज वर्क था, या एक नोवेल था, और नोवेल जो लिखा है बाय अमिताभ घोष का है, अमिताभ घोष का है। और यू नो वेरी वेल कि in 1989 he was awarded as the Sahitya Academy Award, and in 2018 he was awarded as the ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये स्कर्स था कॉलोनियलिज्म पर या इंपीरियलिज्म पर। अब बात करते हैं इस नोवेल की। इस नोवेल में हमारे नोवेल की एक हीरोइन है, हीरोइन का नाम है दीति, हीरोइन का नाम है दीति। और ये दीति जो है ये हीरोइन है नोवेल की, यानी हीरोइन ऑफ द नोवेल। अमिताभ घोष ने अपने वर्क्स में सती सिस्टम, अपने वर्क्स में कैसे कैसे ब्रिटिशर्स की जो नीति चल रही है उसको दिखाया है। इसने दिखाया है गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति, इन्होंने दिखाया है भारत के राजाओं की स्थिति, सारे अपने वर्क्स में ये इन चीजों को मिंगल्ड करते थे। तो ये दीति जो है हमारे नोवेल की हीरोइन है। और एक है दूसरे कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर का नाम है हुकम सिंह। ये हुकम सिंह है, ये दीति के हस्बैंड है।
जो ये हुकम सिंह है, ये दीति के हस्बैंड है, यानी हुकम सिंह इज द हस्बैंड ऑफ दीति। जो दीति है एक ऑर्डिनरी वुमन है, ऑर्डिनरी विलेज वुमन है, यानी एक सामान्य सी महिला है जो विलेज में रहती है। और थोड़ा दीति को हम दीति की स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं। इसका नाम है दीति, यहां भी इसको लिख देते हैं दीति, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी विलेज वुमन है और जो हुकम सिंह है दीति के हस्बैंड है। अब इस स्टोरी में जो दीति और हुकम सिंह की एक डॉटर है, इस डॉटर का नाम है कबूतरी। तो कबूतरी जो है ये डॉटर है, डॉटर ऑफ दीति। हुकम सिंह तो नहीं लिखूंगा मैं, बिकॉज शी वॉज नॉट द डॉटर ऑफ हुकम सिंह। अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं वो डॉटर थी हुकम सिंह की। तो वो कबूतरी दीति की डॉटर है। एक इसमें राजा है, इस राजा का नाम है नील रतन हालदार। ये वहां पर राजा है, किंग है वहां का, यानी राजा या किंग ऑफ रसखाली, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है रसखाली। तो दोनों चीज आप करेक्ट माने और जो भी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आता है उसको जरूर देखें। तो जो नील रतन हालदार है, राजा ऑफ रसखाली है, राजाओं की कंडीशन दिखाई है इस सी ऑफ पॉपी विच वाज पब्लिश्ड इन 2008 में। और एक और कैरेक्टर है इसमें, इस कैरेक्टर को भी मेंशन करेंगे। इस कैरेक्टर का नाम है कलवा। और ये जो कलवा है ये एक ऑक्समैन है, यानी एक ग्रामीण है और एक दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है, दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है, जिसको एट द टाइम ऑफ सिनेरियो ये माना जाता था एज द अनटचेबल कास्ट। ये कलवा जो है उस कास्ट का है। तो ये जो इसके बाद पहले आप इनको लिख लो, यानी इनको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो हमने डिस्कस किया दीति के बारे में, हुकम सिंह के बारे में, कबूतरी के बारे में, नील रतन हालदार के बारे में और कलवा के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स भी लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या कि जो नोवेल सेट हुआ, द नोवेल सेट, यानी अगर नोवेल की सेटिंग की बात करें कि नोवेल जो सेट हुआ, द नोवेल वाज सेट इन द पहले प्रायर टू द फर्स्ट ओपियम वॉर, यानी फर्स्ट ओपियम वॉर से पहले ये जो नोवेल है ये स्टार्ट हो गया था। और ये नोवेल स्टार्ट होता है ऑन द बैंक ऑफ गंगेज, यानी गंगा के किनारे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। जो नोवेल है सी ऑफ पॉपीज, नोवेल सेट होता है कहां पर, बैंक यानी किनारे पर, बैंक ऑफ गंगेस, गंगा के किनारे पर नोवेल सेट होता है।
और नोवेल में डिस्कस किया गया है एज फर्स्ट ओपियम वॉर के बारे में, कि जो अफीम का युद्ध हुआ, अफीम के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसके किनारे पर? ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगेज। और आपको तो पता ही है, जब हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो गंगा कहां से आती है? गंगोत्री से आती है। तो ये गंगा जो है जाते जाते वेस्ट बंगाल में जाती है। तो ये कलकत्ता की बात करता है, यानी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी कलकत्ता शहर में, कलकत्ता शहर के किनारे। और अमिताभ घोष ने कंपेयर किया है किसको? गंगेश को। यानी अमिताभ घोष कंपेयर्स गंगेज टू नाइल रिवर। अमिताभ घोष ने गंगा नदी को नील नदी से कंपेयर किया है, यानी उसकी तुलना की। नोवेल स्टार्ट होता है, हमने अब तो पीछे पढ़ लिया है, अब बार बार नहीं लिखेंगे। नोवेल स्टार्ट होता है दीति से। यू नो वेरी वेल, दीति वॉज एन ऑर्डिनरी विलेज गर्ल। और दीति जो एक विलेज गर्ल के साथ साथ एक पायस लेडी भी है, यानी एक पवित्र लेडी भी है, और धर्मपरायण लेडी है, रिलीजन को मानती है। और क्योंकि इसकी एक डॉटर भी है कबूतरी, तो ये केयरिंग मदर भी है, यानी एक केयरिंग मदर भी इसको राइटर मानता है। केयरिंग मदर के साथ साथ एक एफिशिएंट हाउसवाइफ भी है, यानी एफिशिएंट हाउसवाइफ भी है ये कबूतरी। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि इस कबूतरी की मैरिज होती है किससे? हुकम सिंह। यानी हुकम सिंह जो कबूतरी की क्या है? हस्बैंड। इनसे इनकी मैरिज होती है। अब जो हुकम सिंह से जब इसकी मैरिज होती है, तो पहली बात करेंगे जो हुकम सिंह है। हुकम सिंह एक क्रिपल्ड पर्सन, यानी अगर हम टुडे की लैंग्वेज में बोले तो वो एक दिव्यांग व्यक्ति है, यानी पैर से चल नहीं सकते हैं, क्रिपल्ड पर्सन है। और जब ये एक क्रिपल्ड पर्सन है और ये काम करते हैं कहां पर? फैक्ट्री में, यानी वर्क इन फैक्ट्री। तो हुकम सिंह फैक्ट्री में वर्क करते हैं, एक वर्कर है। और वर्कर कहां है? वर्कर है ये हुकम सिंह वर्कर है गाजीपुर ओपियम फैक्ट्री, यानी अफीम की फैक्ट्री है। और इस गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री में ये हुकम सिंह जो एक क्रिपल्ड पर्सन है, ये एक वर्कर है, और इनकी मैरिज होती है किससे? दीति से। तो मैरिज हो गई। अब ऑन द वेडिंग डे, यानी शादी के दिन इसको पता चलता है दीति को, ऑन द वेडिंग नाइट शी वॉज ड्रग्ड विद ओपियम। यानी ये जो दीति है जो इस दीति वॉज ड्रग्ड विद ओपियम, यानी दीति को अफीम खिलाया गया, दीति वॉज ड्रग्ड विद ओपियम। किसके द्वारा? बाय हर मदर इन लॉ के द्वारा। और कब? ऑन द वेडिंग नाइट, जिस रात इसकी शादी थी उस रात इसको ओपियम दिया गया इसकी मदर इन लॉ के द्वारा। और जब इसको
ड्रग्ड किया गया, ये ड्रग दिया गया, ओपियम दिया गया इनकी मदर इन लॉ के द्वारा। तो जो इनका ब्रदर इन लॉ, हमने आगे समय जो आपको बताया था, जो कबूतरी थी, कबूतरी वॉज द नॉट द डॉटर ऑफ हुकम सिंह, कबूतरी वॉज द डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ दीति, बिकॉज जो दीति है, दीति वॉज रेप्ड बाय हर ब्रदर इन लॉ, यानी दीति वॉज रेप्ड बाय हर ब्रदर इन लॉ, एंड जो उसको ड्रग्ड दिया गया, ड्रग्ड विद ओपियम बाय हर मदर इन लॉ, सो दैट हर ब्रदर इन लॉ कुड रेप हर एंड कंज्यूमेट द मैरिज इन प्लेस ऑफ। ये जो हुकम सिंह है, ये एक कहीं कभी आ सकता है, इंपोर्टेंट पर्सन है, IMPOTENT, इंपोर्टेंट पर्सन का मतलब है द पर्सन नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग सेक्स। तो ये इंपोर्टेंट पर्सन है, और इंपोर्टेंट पर्सन मीन्स एज द पर्सन विच इज नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग सेक्स। तो इसलिए इस दीति को, दीति वॉज रेप्ड बाय हर ब्रदर इन लॉ, और इन प्लेस ऑफ हुकम सिंह दीति कंजुगेट करती है एक डॉटर को, द नेम ऑफ द डॉटर वॉज कबूतरी, और जो ये ब्रदर इन लॉ है, यानी दिस ब्रदर इन लॉ, नेम तो मेंशन नहीं है उस ब्रदर इन लॉ का, तो दिस ब्रदर इन लॉ इज द रियल फादर ऑफ। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो हुकम सिंह है गाजीपुर की फैक्ट्री में काम करता है, एक इंपोर्टेंट पर्सन है। अब जो दीति का जो डॉटर है कबूतरी, तो कबूतरी इज द डॉटर ऑफ दीति's ब्रदर इन लॉ, नॉट द डॉटर ऑफ हुकम सिंह। अब जो हुकम सिंह है, यानी जो हुकम सिंह है, जो हुकम सिंह है, ही वॉज डाइज, इसकी डेथ हो जाती है हुकम सिंह की। और जब हुकम सिंह की डेथ हो जाती है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ हुकम सिंह, जो दीति है, दीति अपनी डॉटर कबूतरी को भेज देती है। दीति सेंड्स हर डॉटर कबूतरी टू हर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, यानी अपने सगे संबंधियों के यहाँ। और जब अपने सगे संबंधियों की यहाँ भेज देती है, तो इसमें दीति ऑलमोस्ट सर्टेन टू मीट हर डूम व्हेन शी इज फोर्स्ड टू कंसीडर सती रिचुअल। अब उस टाइम पर सती रिचुअल, जो सती प्रथा थी, वो चली आ रही थी। अब इस सती प्रथा को फॉलो करना है। हुकम सिंह की डेथ हो जाती है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ हुकम सिंह, सती प्रथा को, यानी सती रिचुअल को परफॉर्म करना है। इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय दीति, दीति को ये परफॉर्म करना है। लेकिन अब दीति धूम में फंस जाती है, अंधेरे में फंस जाती है, क्या किया जाए। तो इसी समय एक हमने नेक्स्ट कैरेक्टर की जो बात की थी, एक कलवा कैरेक्टर है। कलवा जो एक ऑक्समैन है, कलवा आता है जो एक अनटचेबल कास्ट का है, और ये नेबरिंग विलेज में रहता है और आता है और दीति को रेस्क्यू करता है। तो दोनों कपल, यानी कलवा प्लस दीति, दोनों लोग वहां से एस्केप हो जाते हैं, यानी दोनों वहां से भाग जाते हैं। और जब दोनों भाग जाते हैं, तो ये दोनों इसको आप वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यानी दीति और कलवा, जब ये दोनों एस्केप हो जाते हैं, जब ये दोनों एस्केप हो जाते हैं, तो ये जाते हैं कहां पर, एवी शिप में, एवी शिप में जाते हैं। और यहां पर क्या बन जाते हैं, इंडेंजर्ड सर्वेंट्स बन जाते हैं। इंडेंजर्ड सर्वेंट्स का मतलब है गिरमिटिया मजदूर बन जाते हैं। इंडेंजर्ड सर्वेंट्स का मतलब है ऐसे लेबर जिसको एम्प्लॉय किया गया है विद इन अ सिस्टम ऑफ अनफ्री लेबर हु इज बाउंड बाय साइंड और फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क विदाउट पे। इनको बिना पे के काम करना पड़ता था, तो एज अ इंडेंजर्ड सर्वेंट बन जाते हैं। और फिर इसमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है, जयचारी रीड, इसी सी ऑफ ऑफिस में जयचारी रीड। और ये जो जयचारी रीड है,
ये जयचारी रीड एक अमेरिकन सेलर है, एंड अमेरिकन सेलर। ये जयचारी रीड जो है एक अमेरिकन सेलर है, और ये भी इरिस को ज्वाइन करता है, यानी ये इरिस जहाज को ज्वाइन करता है, यानी इस जहाज का सेलर है, ये ज्वाइन करता है। और इसी में जो हमने डिस्कस किया नील रतन हालदार, तो नील रतन हालदार का केवल इतना ही पॉइंट था कि भाई नील रतन हालदार एक राजा था, रसखाली का, अवेल्डी था और अनवर्ल्डली पर्सन था, एक आध्यात्मिक पर्सन था, एक अलौकिक या आधारिक पर्सन था। और इसकी जो डायनेस्टी है, इसकी डायनेस्टी रसखाली के जमींदार चलाते थे, और जब इसकी डायनेस्टी को रसखाली के जमींदार चलाते थे, तो इसके बाद इसका सामना होता है बर्नहेम से, यानी जो नील रतन हालदार है, इसका सामना होता है मिस्टर बरहम मोदी से इसका सामना होता है। और बरहम मोदी से विद द नीड टू सेल ऑफ हिज स्टेट्स इन ऑर्डर टू पे फॉर द डेट ही हैड इनकर्ड व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग द ओपियम ट्रेड विद चाइना। और जो ओपियम का जो ट्रेड चल रहा है, ये चल रहा है दो कंट्रीज के बीच में, यानी ब्रिटेन और चाइना के बीच में। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे सी ऑफ पॉपीज के बाद जो इस ट्रायलॉजी का नेक्स्ट वर्क है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, यानी रिवर्स ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।